स्वागत है साथियों। जीएस ऑनलाइन में हम लोग दृष्टि क्विक बुक को समराइज कर रहे थे। आज हम लोग अगला प्रैक्टिस सेट देखेंगे विद्युत धारा में विद्युत चुंबकत्व से। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उसको देख लेते हैं। कॉपर के एक तार की त्रिज्या r है तथा लंबाई l है। इसका प्रतिरोध r है। यदि कॉपर के किसी अन्य तार की त्रिज्या 2r तथा लंबाई l/2 हो तो इस तार का प्रतिरोध होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को देख के पहले ही घबराइए मत कि अरे हम इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। हालांकि एनडीए का क्वेश्चन है, लेकिन पूछा कहीं भी जा सकता है क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट पर है ये। तो अगर आप इसको देखें तो इसमें प्रतिरोध की बात की जा रही है। तो प्रतिरोध में आपने एक फार्मूला पढ़ा था, जो फार्मूला मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। जब प्रतिरोधकता आपको पढ़ा रहा था तो इसमें था आर, यानी कि प्रतिरोधकता को यहाँ पर दिखा सकते हैं। और एक हो जाएगा आपका रो का सिंबल था, ऐसे होता है रो का सिंबल, और L/A। तो इसको आप बुक में देखेंगे तो आपको दिया हुआ है। L यहाँ पर आपका क्या हो गया, लंबाई हो गया। A क्या हो गया, एरिया हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है आपका। एरिया में क्या होता है, चूँकि समझने वाली बात है कि तार जो होता है वो ऐसे होता है। तो तार में दोनों जो तार होता है, जो इसका क्षेत्रफल होता है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, यानी कि इस काट का इसका क्षेत्रफल होता है। और यहाँ पर आपको दिया क्या है, आर दिया है, मतलब इसके बीच वाले भाग से ये जो इसका आर होगा, इस वृत्त का, इसका आर दिया हुआ है। तो यानी कि एरिया हमें निकालना होगा किससे, पाई आर स्क्वायर से। ये एक सर्कल बन गया तो पाई आर स्क्वायर से निकलेगा। तो अगर इसको हम इस फार्मूले पर रख के निकालेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो ये लंबाई होती है वो आपकी एल हो जाएगी, और जो ये वाला हिस्सा है इसका, ये हो जाएगा आर। और यहाँ से इसका जब फार्मूला निकालेंगे तब आपको देखिए, यहाँ मैं पूरा आपको लिख के तो नहीं समझा पाऊँगा, लेकिन ये है कि मैं आपको थोड़ा समझा सकता हूँ कि इस फार्मूले पर रख के जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आर का 8वां भाग जो है ये प्रतिरोध हो जाएगा। तो फर्स्ट का डी जो है ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो बताइएगा, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो प्रतिरोध कैसे काउंट किया जाता है, इस फार्मूले पे आप इसको हल कर पाएंगे। दूसरा है एलईडी का पूर्ण रूप है। तो एलईडी का पूर्ण रूप होगा लाइट इमिटिंग डायोड। इसका दूसरा जो पहला विकल्प है वो सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, 3 रैखिक प्रतिरोधकों 1, 2, 3 के लिए धारा I और वोल्टता V के बीच ग्राफ जो है नीचे दिए गए हैं। ये ग्राफ दिया गया जिसमें एक तरफ जो है आपका धारा दिया गया, दूसरी तरफ वोल्टता दी गई है। 1, 3, 2 जो है ये प्रतिरोध का ग्राफ दिया गया है। तो इसमें बताना है कौन सा प्रतिरोध अधिक है, कौन सा कम है। तो इसमें आपको कम ज़्यादा जो भी आपका सही हो क्रम लगाना है, ठीक है। तो अब इसको समझेंगे कैसे। देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर इस ग्राफ से हम समझ पाएँ तो ये I इधर बढ़ रहा है ना, और अगर पहले का देखें तो पहले पे धारा ज़्यादा है, तीसरे पे नंबर पे धारा कम है, दूसरे नंबर पे धारा सबसे कम है। तो धारा क्यों कम हो रही है, मान लीजिए प्रतिरोध बढ़ रहा होगा तभी तो विद्युत धारा कम हो रही होगी, यही तो हमने बताया था। तो इसका मतलब सर्वाधिक जो प्रतिरोध होगा किस पर होगा, न्यूनतम प्रतिरोध किस पे होगा, जिस पर सबसे ज़्यादा धारा होगी। तो 1 पर देखें तो न्यूनतम प्रतिरोध होगा, यानी कि 1 सबसे कम प्रतिरोध होगा, ये आर की वैल्यू दी हुई है। और उसके बाद जो और धारा कम देखें तो फिर 3 हो जाएगा, और उसके बाद और प्रतिरोध कम करेंगे, उल्टा बोल गया मैं, फिर से देख लेते हैं कि 1 जो है वो आपका न्यूनतम प्रतिरोध हुआ, तभी तो इतनी धारा गई। और उसके बाद प्रतिरोध को थोड़ा बढ़ा दिया तो धारा थोड़ी कम हो गई, फिर प्रतिरोध को थोड़ा बढ़ा दिया तो धारा थोड़ी और कम हो गई, है ना। धारा को यहाँ कम करते जा रहे हैं, इसका मतलब प्रतिरोध बढ़ता जा रहा है। तो 1 यानी कि न्यूनतम प्रतिरोध हुआ, उसके बाद अधिक प्रतिरोध होगा 3, उसके बाद अधिक प्रतिरोध होगा 2। तो इन स्टेज पे प्रतिरोध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 1, 3, 2 का सीरीज आएगा। तो आप इसके विकल्प में देख सकते हैं कि इसमें R 1, 3, 2 जो दिया होगा, बी विकल्प वही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चौथा देखते हैं, विद्युत मोटर में ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विकल्प कई है, मैं आपको सही विकल्प बताता हूँ। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में, मैकेनिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा। और अगर डायनेमो होगा तो इसी का उल्टा कर दीजिए। डायनेमो क्या करेगा, जबकि मैकेनिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करेगा, जो आपका डी विकल्प है वो वाला डायनेमो करेगा, ठीक है। अब अगला है, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जा रहे हैं। तो संपूर्ण जो विद्युत है वो खर्च होगी, कितनी विद्युत खर्च होगी। तो इसके लिए आपको कैलकुलेट करना होगा ना। देखिए, आपसे हमने कहा था कि आपको ऐसे देगा कि 100 वाट का बल्ब होगा, पढ़ाते समय बताया था कि 100 वाट का बल्ब दे देंगे, 50 वाट का बल्ब दे देंगे। तो आपको सिंपली देखना है कितने हज़ार वाट हो रहा है। हज़ार, तो 1000 वाट का मतलब किलो वाट तक पहुँचना है, किलो वाट 1 यूनिट के बराबर होता है। तो आपका 100 वाट क्षमता हो गया, यानी कि 100 वाट हो गया। और कितने बल्ब हैं तो 5 से गुणा कर दीजिए, और कितने घंटे चल रहे हैं तो 20 से गुणा कर दीजिए। तो 20 पंचे 100 हो गया, यानी कि 100 गुणे कितना हो गया, 100 गुणे 100, और कितना निकला ये 10,000 निकला।
तो 10,000 का मतलब यहाँ 1,000 पे ही 1 यूनिट हो जाएगा, और 10,000 पे कितना यूनिट हो जाएगा, 10 यूनिट हो जाएगा। तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा, 10 यूनिट। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, तो 1 किलोवाट घंटा का मान जो होता है, देखिए इसको मैंने आपको कैलकुलेट किया था ना, 1 घंटा में 3600 सेकंड होते हैं, और उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ आपको जब जूल में निकालेंगे तो 3.36 होगा, यही अब 0 कन्वर्ट होकर के ये आपका क्या हो जाएगा, 1000 से जब गुणा करेंगे 3600 को 1000 को, तो 3 जीरो इसको 3 इसको, तो 6 की घात लग जाएगी, 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 जूल। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई करके बुक में दिया भी है, वो चैप्टर अगर आप पढ़ लेंगे पूरा तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 जूल। तो ये आपका 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। 1 किलोवाट घंटा आपके 1 यूनिट के बराबर भी होता है। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, तो बताइए किसके मापन पर आधारित होता है, तो वॉटेज के मापन के आधार पर होता है। ठीक है, आपका जो पहला इसमें दिया है केवल एक वॉटेज के। दूसरा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मकान में 2 बल्बों में से एक बल्ब दूसरे से अधिक रोशनी देता है, यानी चमकदार है, इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है। तो देखिए जो मंद रोशनी वाला बल्ब है उसमें अधिक अवरोधक होगा, तभी वहाँ पर प्रकाश की गति धीमी है, तो इसलिए उसका जो अवरोध है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, उच्चतर अवरोधक है तो मंद रोशनी वाले बल्ब में ऐसा होगा। जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो जिसमें भाई अनंत विद्युत प्रतिरोध होगा तो विद्युत रोधी हो जाएगा ना, फिर तो वो बिजली को आगे चलने नहीं देगा प्रतिरोध। डायनेमो परिवर्तित करता है, तो डायनेमो का काम क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि यांत्रिक एनर्जी को विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फ्यूज़ में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होगी, तो फ्यूज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूज़ आपका क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट हो तो गल के हट जाए ना, तो उसका निम्न गलनांक होगा तभी तो होगा, तो उच्च गलनांक वाला पहले ही काट दीजिए। निम्न गलनांक होना जरूरी है, नहीं तो पता चला वो हीट ही नहीं करेगा, पता चला टंगस्टन की तरह हो गया, बल्ब का कितना भी गर्म करो चमकते हैं प्रकाश देने लगेगा, तब तक तो घर पूरा उड़ जाएगा। और वो गर्म कब होगा, जब उसकी प्रतिरोधक शक्ति, प्रतिरोधकता कैसी होगी, ज़्यादा होगी कि कम होगी, तो ज़्यादा होगी, तो इसलिए आपका सी विकल्प सही हो, उच्च प्रतिरोधक निम्न गलनांक सी विकल्प। थोड़ा लॉजिक लगा के लगाएंगे तो आपका गलत नहीं होने पाएगा। निम्न में से कौन सर्वोत्तम चालक है, तो बताइए, ये तो बात हुई थी कि सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम चालक कौन सा है, न्यूनतम प्रतिरोध चांदी में होता है, तो चांदी सर्वोत्तम चालक हुआ। अब यहाँ पर प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, ये क्या है, अल्टरनेट करंट है, एसी को दिष्ट धारा, डीसी के मतलब डीसी, एसी को डीसी में परिवर्तित किया जाता है, तो एसी को डीसी में परिवर्तित किससे किया जाता है, तो पढ़ाते समय बताया था कि रेक्टिफायर से, और डीसी को एसी में चेंज करना हो तो आपका इन्वर्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया एसी से डीसी, तो वो किस में होगा, रेक्टिफायर द्वारा, तो डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, तो ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है, एक आर्गन होती है, एक मर्क्यूरी वेपर होता है। आर्गन के साथ आर्गन एक अक्रिय गैस भरी होती है, मर्क्यूरी पेपर होता है, यूवी के प्रकाश से आके वो चमकता है और आपको लाइट देता है, तो आपका आर्गन और मर्क्यूरी वेपर होता है। मर्क्यूरी का मतलब पारे का वाष्प। यदि आर प्रतिरोध का तार पिघलाया जाता है तो उसकी लंबाई के आधे भाग तक पुनः ढाला जाता है, तब तार का नवीन प्रतिरोध कितना होगा, तो 1/4 हो जाएगा, उसका कितना हो जाएगा, R14 हो जाएगा। नेक्स्ट, CFL और LED लैम्प में क्या अंतर है, तो CFL भी आपके घर में लगा होता है, LED जो LED बल्ब हैं वो भी लगे होते हैं, पहले CFL लगाए जाते थे, अब LED लगते हैं। तो CFL जो होता है दरअसल प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारावाष्प तथा संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि LED लैम्प अर्धचालकों का प्रयोग करता है, तो उसमें सेमीकंडक्टर यूज़ किए जाते हैं, तो ये बात सही है, और उसमें पारावाष्प जो है आपको वो भी प्रयोग किया जाता है, तो ये भी सही है, अभी आपने पढ़ा ही मर्क्यूरी पेपर का यूज़ होता है। दूसरा है CFL की औसत जीवन अवधि LED लैम्प से बहुत अधिक होती है, नहीं भाई CFL इसके पहले आप लगाते थे वो कहाँ ज़्यादा चलता था, अब तो LED चलता है, मस्त जीवन है, तो ये वाला गलत हो गया ना। LED लैम्प की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है, ना ऐसा कैसे हो सकता है, LED लैम्प ज़्यादा ऊर्जा सक्षम है ना, इसको कम, ये 5 ही वाट में इतना उजाला कर देता है जितना वो 20 में करता था, तो ये वाला आपका, अच्छा हाँ ये क्या कह रहा है, LED लैम्प की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम, हाँ तो सही है ना, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा कि LED लैम्प जो है वो ज़्यादा ऊर्जा सक्षम है। ठीक, तो इसमें आपका 1 और 3 जो है वो सही हुआ, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर, अब देखिए हमने कहा था कि आपसे इसमें जब चालक होगा तो अगर किसी प्रतिरोध के चालक को गर्म किया जाएगा तो बढ़ेगा, ठीक है, और गर्म करने पर प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पर क्या है, ये है अर्धचालक सेमीकंडक्टर, तो ये घटता है। ठीक, नेक्स्ट है, यहाँ पर दिया गया है प्रतिरोध R का एक तार n बराबर भागों में काटा गया है, फिर इन भागों को समांतर जोड़ा गया है, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा
तो ये जो आपको मैंने श्रेणी पढ़ाया था पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन था, तो इसमें समानांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, मतलब जैसे क्या कह रहा है कि एक तार था तो उसमें क्या था, एक प्रतिरोध था, है ना। अब इस प्रतिरोध को इन टुकड़ों में काट दिया गया, कई टुकड़ों में, तो इसमें क्या होगा, सारे प्रतिरोध बराबर हो जाएंगे। अब उनको एक सीरीज में रख दिया गया, यानी कि ऐसे करके ऐसे, और इसमें ये ऐसे प्रतिरोध में, और इनको पैरेलल लगा दिया गया, और ये ऐसे फिर इसमें जोड़ दिया गया। तो ये आपके क्या हो गए, तो इसमें R1 R2 R3, ये 1 ये 2 ये 3, इस तरीके से इसको संयोजित कर दिया गया। तो इसमें जो आएगा संयुक्त तुल्य प्रतिरोध आएगा, वो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1/R के फार्मूले से निकालेगा, और लगभग हो जाएगा 1/R1 1/R2, ऐसे ये करता चला जाएगा, जितना भी होगा, जितना आपने टुकड़े कर रखे होंगे इन सबको जोड़ के। तो अगर इस फार्मूले से जब आप हल करेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो R/N² होगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर जो 18 का डी है, पूरा मैथमेटिक्स में आपको नहीं सॉल्व कर पा रहा क्योंकि मार्कर भी उतना अच्छा नहीं होता और बहुत अच्छे से लिख भी नहीं पाता, तो इसमें डी विकल्प जो है आपका वो सही हो जाएगा, R/N²। और वैसे भी ये SSC लेवल के क्वेश्चन है, NDA लेवल के, और वहाँ पर ये पूछे जाते हैं। GS लेवल पे इस तरीके के क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं जहाँ पर आपको मैथ सॉल्व करना हो। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम का प्रयोग किसकी दिशा पर लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये जो आपका फ्लेमिंग का था, तो ये प्रेरित धारा जो है उसका प्रयोग करने के लिए किया जाता है। हृदय स्पंदन के दौरान विद्युत परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण क्या है, हृदय स्पंदन हार्ट बीट, तो किससे किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से। जो विद्युत परिवर्तन होते हैं उनको रिकॉर्ड करें, क्योंकि वैसे अगर केवल सुनना हो तब तो आपका स्टेथोस्कोप ही हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं, जो विद्युत परिवर्तन है उनको रिकॉर्ड करने वाले हैं। अगला है, इसमें प्रतिरोध की बात की गई है। मानव शरीर जब शुष्क हो तो विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या होगी, तो जब शुष्क होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, अधिकतम होगा। तो इसमें जो शुष्क प्रतिरोध होगा इसका हो जाएगा वो 10⁶ हो जाएगा, यानी कि C विकल्प। और अगर नम होगा तब कितना होगा, तब 10⁻² होगा, ठीक है, नम का प्रतिरोध। इसको हमने पढ़ाते समय आपको बताया था कि जब मानव शरीर नम होगा तो उसका प्रतिरोध जो होगा 10⁻² ओम होगा नम के लिए, और जब शुष्क होगा मानव शरीर तो विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि जो होगी वो 10⁶ ओम होगी। अब ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, ट्रांसफार्मर किसके लिए होते हैं बताइए, इसका आंसर तो फटाफट आप ही दे दीजिए। तो ये उपचयन अपचयन करने के लिए होता है, AC वोल्टेज का उपचयन, DC से तो कोई लेना ही देना नहीं है इसका, तो AC वोल्टेज का उपचयन, यानी कि उसको ऊपर अप स्टेप अप करने के लिए, स्टेप डाउन करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका D विकल्प सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने साइंस का आज ये 7th चैप्टर का मैंने प्रैक्टिस सेट हल कर लिया, छोटा सा क्वेश्चन सेट था। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर का देखेंगे, आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स का, उसका भी प्रैक्टिस सेट ऐसे हल कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।